हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को। थीम थी इस बार की फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, एक बात और, कल संडे था तो कल तो वीकली टेस्ट हुआ था, वो लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये सैटरडे का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी लास्ट डे का जो डेली करंट अफेयर था उसका। इसके अलावा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ नमो भारत बन गई है भारत की सबसे तेज ट्रेन। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवास इंजेटी। आईएनएस अरावली नामक नए नर्व सेंटर को कमीशन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। और उत्तराखंड में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने सऊदी अरब के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। और मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। इसके अलावा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी सुशीला कार्की। राज्यपाल गुजरात के राज्यपाल को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में हैं कौन? आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप मत्स्य उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे के डेली करंट अफेयर से, जिनका आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, बिल्कुल फ्री में, आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है। आप वीकली वाला भी जो पीडीएफ दिया गया है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे पहले क्वेश्चन से, लेकिन एक और ज़रूरी बात आप सभी लोगों के लिए। देखिए, आप जानते हो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, 17 नवंबर से है। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए लोगों को साइंस में दिक्कत आ रही है ना। साइंस में जीएस पोर्शन में मोस्टली उसमें साइंस 25 क्वेश्चन का है, तो साइंस में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए एक क्लास लाने का सोचा जा रहा है, लाइव क्लास, लेकिन वो पीपीटी मोड में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो होगा सेकेंड चैनल पर। कौन से चैनल पर? एमजेटी 2.0 पर, या कहें एमजेटी एसएससी एंड रेलवे नाम से चैनल है, एसएससी एंड रेलवे नाम से चैनल है, उस पर आएगा, ठीक है। तो आप में से कितने इंटरेस्टेड हैं, आप कमेंट करके पहले तो वो बता दीजिए, फिर इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। हो सकता है कल से ही शुरू हो जाए आपकी क्लास। और ये क्लास होगी ज़बरदस्त, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा साइंस का आपका, और कई दिनों तक ये सेट चलेगा। अगर आप लोग बढ़िया प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो इसी ही केवल आप सीरीज से पूरा अच्छे से साइंस कवर कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप डी के लिए। चलिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो शुरू किया जाए। जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उतना जल्दी शुरू किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर अभी कल था, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी बताना, ध्यान रहे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने कल ही आपको बता दिया था डेली वीकली करंट अफेयर में शुरुआत में ही, कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ऐड किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है, जिसमें हिंदी को देवनागरी लिपि में वो भी लिपि भी पूछी जाती है। हिंदी की देवनागरी लिपि को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा कहा गया है, राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। ध्यान रहे, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, ठीक है ना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था पहला, और इसकी याद में 10 जनवरी चुना गया। इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी, और इस वाले की राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत 1953 से हुई थी। अगला, ये कुछ और प्रमुख दिवस हैं सितंबर महीने में अब तक आए हुए, इनका रिवीजन करते हैं। 1 सितंबर को एनसीईआरटी स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से 30 सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, याद रखना है भी।
5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर दिग्विजय दिवस, 13 सितंबर प्राथमिक उपचार दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस, ये पहली बार होगा कि कोई फिक्स डेट पर आयुर्वेद दिवस हो। आयुर्वेद दिवस ऐसा नहीं कि अब तक नहीं मनाया गया, कभी मनाया जाता था, लेकिन आप जानते हो कि धन्वंतरी जी की, भगवान धन्वंतरी की याद में उनकी जयंती पर मनाया जाता था, और वो फिक्स नहीं है। जो धनतेरस हम लोग मनाते हैं ना दीपावली से पहले, तो उसी दिन मनाया करते थे, लेकिन इस बार फिक्स डेट डिसाइड कर दिया गया है। इस बार पहली बार होगा जब 23 सितंबर को मनाया जाएगा गोवा में 10वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन करके, पूरा एक कॉन्क्लेव टाइप का आयोजित करके घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अब से हर साल 23 सितंबर को मनाएंगे। तो ये पहला संस्करण होगा एक फिक्स डेट को आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की, ठीक है। और वैसे तो होगा ये 10वां आयुर्वेद दिवस, लेकिन पहली बार होगा जब फिक्स होगा। देखिए, ऑन सितंबर 23 विद ग्लोबल फोकस ऑन आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट, ग्लोबली इसको मनाया जाएगा। थीम रखी गई है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट, तो थीम भी आपसे पूछी जाएगी, ये भी याद रखना। आयुष मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजन कर रहा है। तो पहली बार होगा जब आयुर्वेद दिवस को एक नियत तिथि यानी 23 सितंबर पर मनाया जा रहा होगा। धन्वंतरी जी की याद में ये मनाया जाता है। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन परियोजना का कहां पर हाल ही में उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी अभी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर थे, वहां से वो मिजोरम भी गए, मणिपुर भी गए। मणिपुर जब से हिंसा हुआ उसके 2 साल के बाद वहां पर गए थे वो। जब मिजोरम में गए तो मिजोरम में पहली बार उन्होंने एक रेलवे लाइन की परियोजना की शुरुआत करी। यानी आप जान लो कि आज़ादी से आज तक के इतिहास में मिजोरम में अब तक रेलवे लाइन ही नहीं था, वहाँ की राजधानी तक में नहीं था। पहली बार जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया है वो राजधानी तक गया है। मतलब आप समझो, आइजॉल में, मिजोरम की राजधानी आइजॉल में अभी पहली बार आज़ादी के बाद ट्रेन चलेगी। तो बैराबी सैरंग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और इसके तहत असम मिजोरम सीमा के पास से लेकर सैरांग के आइजोल, जो कि आइजोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ तक संपर्क मार्ग स्थापित किया जाएगा। 8,000 करोड़ की ये परियोजना है, 51 किलोमीटर लंबी। तो अब मिजोरम में बैराबी सैरंग रेलवे लाइन चलेगी। अच्छा, इसके साथ ही पीएम मोदी ने 3 नई ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की। मतलब आइजोल से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, जिससे दिल्ली को कनेक्ट किया जाएगा पूर्वोत्तर से, और सैरांग यानी कोलकाता एक्सप्रेसवे चलाई गई, जो सैरांग को कनेक्ट करेगा कोलकाता से, और सैरांग का एक गुवाहाटी एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी, जो सैरांग से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा, यानी असम ले जा पाएंगे लोग। तो यानी अब मिजोरम जो है वहाँ से कोलकाता की कनेक्टिविटी, असम की कनेक्टिविटी और दिल्ली की कनेक्टिविटी आसानी से हो पाएगी। ओके, तो अब पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें तो 4 राजधानियों में, यानी गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर और उसके बाद आइजॉल, इन 4 राजधानियों में, 4 राज्यों की 4 राजधानियों में अब ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। अभी भी कुछ राज्यों में नहीं है, और प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मिजोरम ये रहा, आइजॉल इसकी राजधानी है। अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उपेक्षित किया जाता रहा है आज तक पूर्वोत्तर राज्यों को। पूर्वोत्तर से कितने खिलाड़ी आते हैं जो नेशनल लेवल पर भारत को गौरव का आभास कराते हैं। उस टाइम पर सब लोग खुलकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ की मजबूरियाँ, वहाँ की दिक्कतें कोई नहीं जानता है। कि देखो, इतनी दिक्कतों के बाद से उनके पास एकमात्र चारा रहता है अपने आप को लाइमलाइट और अपने आप को थोड़ा सा उजागर करने का, कि वो कुछ ऐसा खेलों में करें, क्योंकि खेल ही कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन व्यवस्था भी उस हिसाब से यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। खैर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। आइजॉल मिजोरम की राजधानी होती है। मिजोरम आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मणिपुर है और ऊपर नागालैंड है। नागमणि मैंने आपको याद करवाया था, नागमणि से आप याद कर सकते हो कौन ऊपर है कौन नीचे। नागालैंड ऊपर, नीचे मणिपुर, फिर नीचे उसके मिजोरम। लाल दोहुमा यहाँ पर जेडपीएम पार्टी से सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। जनरल विजय कुमार सिंह पूर्व सेना प्रमुख यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तामदील, रिंगदील झील, पलक टीपो ये प्रमुख झीलें हैं। फोंगपुई नेशनल उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 नेशनल पार्क है। इसके अलावा 11 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं, 1 यहाँ से लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट जाती है। अपना बॉर्डर शेयर की बात करें तो बॉर्डर ये असम से, त्रिपुरा से और इधर मणिपुर से शेयर करता है। बाकी इधर ये म्यांमार से लगा है और इधर लगा हुआ है ये बांग्लादेश से। अगला,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने टाटा द्वारा बनाए गए किस एयर सर्विलांस रडार सिस्टम को कमीशन किया है? तो टाटा कंपनी ने अभी भारतीय नौसेना के लिए एक स्पेशली तौर से एयर सर्विलांस रडार सिस्टम को कमीशन किया है, जिसका नाम है लांजा एन 3D सिस्टम। लांजा एन 3D सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो ये टाटा कंपनी ने, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी ने या कहें TASL ने विकसित किया है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और 145 मिलियन US डॉलर की खर्च के साथ ये अब कंप्लीट हुआ है। इसमें टाटा कंपनी ने स्पेन की कंपनी इंद्रा का सपोर्ट लिया है। उसके लांजा 3D सिस्टम का एक नौसैनिक संस्करण डिजाइन किया हुआ है। तो ये 10 सेकंड में एक पूरा रोटेशन करेगी। आप जानते हो रडार सिस्टम क्या करता है? रडार का मतलब क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के जरिए पल्सेस भेजी जाती हैं और ये पल्सेस जब भेजी जाती हैं चारों तरफ, 10 सेकंड में एक घूर्णन मतलब 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा, चारों दिशाओं में वो भेजेगा पल्सेस। आप देखे भी होंगे मूवी वगैरह में जो एक ऐसे गोल गोल टाइप का घूमता रहता है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है रेड रेड कलर का कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली इसमें ये पल्सेस भेजता है और वो पल्सेस इको के रूप में आती हैं इसके पास, मतलब वो पल्सेस जाती हैं और वो रेडियो वेव्स टकरा करके वापस आती हैं। फिर वो कितनी देर में कितने समय में टकरा कर वापस आ रहे हैं, इसी को ये कैलकुलेट करता है और बताता है कि वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय आप पढ़े ही हो, तो उसी हिसाब से ये कितनी देर में वो जा करके कितनी स्पीड से ये भेज रहा है, फिक्स होता है, लाइट की स्पीड से भेजता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, तो वो लाइट की स्पीड से जा करके कितने समय में वापस आ रही है, इससे पता लग जाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है और वो किस हिसाब से कितनी कितनी दूरी पर लगातार ये भेजता रहेगा, तो किस हिसाब से आगे आता रहा है, दूरी कम होती रही है, उसकी चाल निकालकर ये पता लग पाता है कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, फाइटर प्लेन है, एरोप्लेन है कि कौन सा है। ठीक है, मतलब अगर एरोप्लेन होगा तो 1 मैक से कम उसकी स्पीड होगी, फाइटर प्लेन होगा तो 1 मैक के आसपास स्पीड होगी, मिसाइल वगैरह होगी तो 2 मैक 2.5 मैक की स्पीड होगी उसकी, सुपरसोनिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक होगा तो भाई पता ही नहीं लग पाएगा, है ना, 5 मैक के ऊपर की स्पीड होती है, घुस जाएगी तुरंत, रडार पकड़ ही नहीं पाता है। खैर, भारतीय नौसेना की टाटा के द्वारा, कंपनी के द्वारा सहयोग से ये बनाया गया है। बात समझ में आई? नौसैनिक संस्करण है, मतलब कि नौसेना के लिए बन रहा है। निम्न में से किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएलआ नाम का दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया? डीएलआ नाम का एआई मिनिस्टर नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? अल्बानिया के द्वारा। अल्बानिया एक देश है, उसने अपना एक एआई मिनिस्टर अपॉइंट किया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एआई मिनिस्टर भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा, भ्रष्टाचार की निगरानी करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा। मतलब इससे तो अब गलती नहीं ही होगी। नहीं तो क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्री बनाया गया रहता है वो खुद ही भ्रष्टाचार करने लगता है, तो फिर कैसे रुक पाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि डीएलआ नाम की एक एआई, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर नियुक्त ही कर दिया अल्बानिया ने। एआई संचालित सिस्टम होगा, मुख्य कार्य सरकारी टेंडरों की निष्पक्ष जांच करना और भ्रष्टाचार को रोकना। भाई एक एसएससी वाला भी टेंडर अगर जांच लेते तो मज़ा ही आ जाता है ना, कि कैसे बार बार इक्विटी को मिल जा रहा है ना। खैर, डीएलआर का अल्बानियाई भाषा में नाम होता है सूरज। सूरज मतलब प्रकाश, लाइट। ठीक है, कोई भी प्रकार का डार्क नहीं रहेगा, चीज़ अंधकार नहीं रहेगा, सब जगह वो रोशनी करेगा। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी तिराना होती है, मुद्रा इसकी लेक होती है, प्रधानमंत्री हैं एनडी रामा। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आदि संस्कृत, इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। आदि का मतलब होता है आदिवासी, तो आदिवासियों के कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए आदि संस्कृत नाम का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आप ये देख सकते हो, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। बीटा वर्जन है अभी, आगे चल करके पूरा फाइनल लॉन्च होगा। आदि संस्कृत डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल प्लेटफॉर्म। अच्छा, बीटा संस्करण से याद आया, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में, कोई एग्जाम हुआ था याद नहीं आ रहा है, पूछा गया था कि जब कोई ऐप लाना होता है तो उसको एक छोटे लेवल पर जब उसकी टेस्टिंग चल रही होती है तो उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं? अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग या गामा टेस्टिंग या एक्सरे टेस्टिंग? तो ध्यान रखना, बीटा टेस्टिंग होती है या कहें बीटा वर्जन लाया जाता है जब छोटे रूप में, मतलब कोई चीज़ है अभी प्रयोग में चल रहा है, कोई ऐप पूरा लॉन्च होने से पहले पहले, तो उसे कहते हैं कि अभी भी इसका बीटा वर्जन आया है, मतलब अभी इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसे पूरा तरीके से लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख रहे हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
चलिए, तो ये आदि कर्मयोगी अभियान का ही हिस्सा है आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके तहत लॉन्च किया गया है और राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था आदि कर्मयोगी अभियान, उसी के दौरान इसे लॉन्च किया गया। इसमें 3 प्रमुख घटकों को एकीकृत किया गया है, यानी इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट, इन तीनों को शामिल किया गया है। मतलब कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी इसमें होगा, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक भंडारण भी होगा, इसमें डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी के तहत जो ट्राइबल्स की जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिखाने के लिए, वो भी इसमें होगा। तो आदि संस्कृत एक प्लेटफॉर्म होगा सबका मिला जुला करके। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर समुद्र प्रदक्षिणा का वर्चुअल शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो वहां पर ये समुद्र प्रदक्षिणा नाम का भारत का पहला ऑल विमेन त्रिसेवा नौकायन परिक्रमा अभियान है। मतलब इसमें सभी महिलाएं होंगी और त्रिसेवा मतलब कि तीनों सेनाओं की, नौसेना की, वायुसेना की और इंडियन आर्मी की, तीनों सेनाओं की महिलाएं होंगी और ये नौकायन परिक्रमा करेंगी। मतलब इसमें 10 महिला अधिकारी होंगी और ये क्या करेंगी कि पूरी तरीके से चक्कर लगाएंगी, 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करके दुनिया का चक्कर लगा करके वापस आएंगी। आपको याद होगा एक बार पहले भी ऐसे भारत की 2 महिलाएं कर चुकी हैं सेना की। तो ये महिला अधिकारी भारतीय सेना की जो स्वदेशी पोत है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, जिसे IASV त्रिवेणी कहा जा रहा है, इसका नाम याद रखिएगा, IASV त्रिवेणी पर सवार होंगी और ये जाकर चक्कर लगा करके आएंगी। तो 10 महिला अधिकारियों का ये होगा और भारत की पहली आल महिला या कहें आल विमेन त्रिसेवा नौकायन परिक्रमा है। ठीक है, चलिए, तो 2026 मई तक ये वापस लौटकर मुंबई आएंगी। अगला है, वर्ष 2027 में भारत में कहां पर 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। कहां पर? चेन्नई में किया जाएगा। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, चेन्नई विल होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027। तो पूरी दुनिया के कोस्ट गार्ड की जो समिट होती है उसमें भारत को मेज़बानी बनी है 2027 के लिए। जैसे कोई खेलों का आयोजन होता है तो 2033, 2035, 2036 तक, मतलब किसी भी इवेंट में जब भारत को मेज़बानी बनता है तो क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं, कोस्ट गार्ड आप समझते हो, जैसे भारत में देखो आप, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है तो ये इस बॉर्डर को हम लोग कहते हैं कोस्टल बॉर्डर, क्योंकि ये तटीय रेखा होती है अपनी। जब तटीय रेखा है तो इस पर जो सैनिक स्थापित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कि ये कोस्ट गार्ड के हैं, कोस्ट गार्ड्स हैं। ठीक है, तटरक्षक हैं जो तटों की रक्षा करते हैं। इसके लिए भारत में एक बॉडी है इंडियन कोस्ट गार्ड, आपने सुना भी होगा, भारतीय तटरक्षक बल। तो तटरक्षक दुनिया भर में ऐसे होते हैं, सब अपने अपने तटों की रक्षा करते हैं। तो उन पर जो वैश्विक शिखर सम्मेलन होने वाला है 5वां वाला, वो भारत को मेज़बानी मिली है, उसकी चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल की ये स्वर्ण जयंती का भी प्रतीक होगा, गोल्डन जुबली भी मना रहा होगा भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं P शिवमणि या कहें परमेश शिवमणि। ठीक है, अगला, हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जैस्मीन लंबोरिया ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है अभी इंग्लैंड में, लिवरपूल में। तो वहां पर जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी दो ने कल 2 गोल्ड जीते। तो फिलहाल ये क्वेश्चन लिया गया है जैस्मीन से। तो जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड जीता हुआ है। जैस्मीन लंबोरिया आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। किस कैटेगरी में? 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और वहीं मीनाक्षी ने जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। अभी चल रहा है इवेंट, कल जो है 4 मेडल आए हैं, 2 सिल्वर भी आए हैं। तो अभी तो गोल्ड की बात मैं बता रहा हूँ, जब ये इवेंट पूरा कंप्लीट होगा तो पूरा लिस्ट लेकर के मैं आऊँगा। तो पहला गोल्ड है तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहला और दूसरा गोल्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली भी बनेगा आपसे। तो लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजन हो रहा है। जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी ने जीता हुआ है गोल्ड। जैस्मीन लंबोरिया ने पोलैंड की जूलिया को हराया फाइनल में और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबे को हराया है फाइनल में। ठीक है, तो भारत की 6वीं महिला मुक्केबाज भी बन गई हैं मीनाक्षी। अगला, किस राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके डीडी लपांग का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? डीडी लपांग
एक सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में इनका भी नाम गिना जाता है। ये थे मेघालय के मुख्यमंत्री, मेघालय के 4 बार के सीएम थे ये, और इनका अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1992 से 2008 तक ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे। आप सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में देखोगे तो नवीन पटनायक जी का भी नाम आता है, इसके अलावा इनका भी नाम आता है। तो ये 1972 में अपनी राजनीतिक करियर शुरू किए थे, उसके बाद फिर ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे। खैर, इनकी एक आदमकद प्रतिमा भी बहुत बड़ी सी है रिभोई ज़िले में मेघालय के, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है, वहाँ पर काफ़ी फेमस ये थे। लेकिन अपने काफ़ी ज़्यादा सरल स्वभाव के लिए भी ये फेमस थे, जाने जाते थे। तो खैर, मेघालय आया, मेघालय के बारे में जान लो। मेघालय भी आपको यहीं पर दिख जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। ये रहा मेघालय। मेघालय की खास बात यह है कि केवल एक ही भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे? असम से। ऐसे 2 भारतीय राज्य हैं जो केवल एक ही भारतीय राज्य से बॉर्डर शेयर करते हैं, अन्यथा वो दूसरे देशों से बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। एक तो है मेघालय, एक है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी देशों से घिरा हुआ है, जैसे ये इधर भूटान से, ऊपर चाइना से, इधर नेपाल से, और नीचे ये केवल पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगाता है। ऐसे ही मेघालय नीचे बांग्लादेश से और ऊपर असम से बॉर्डर लगाता है। ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर CH विजय शंकर हैं। उमियम झील है यहाँ पर। नोकरोक नेशनल पार्क, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। बलपक्रम और नोकरोक पूछा जाता है। वांगला, पोमलांग, नोंगक्रोम ये लोक नृत्य हैं। 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। 12 जिले हैं टोटल। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये कुछ पिछले निधन हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो देख करके, और पिछले दिनों में जिनका जिनका निधन हुआ है। ठीक है। और PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। PDF में ये सारी डिटेल तो रहेगी ही रहेगी, डिटेल कंटेंट के साथ साथ रात को 9 बजे PDF आपको दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से आपको PDF मिल जाएगी और डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, कल मैंने आपसे पूछा था मंगलयान मिशन भारत ने किस वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो मंगलयान मिशन जो है 2014 में जाकर पूरा हुआ था, मतलब कि भेजा था हम लोगों ने, वहाँ पर जाकर पहुँच गया था। ठीक है। पूरा हुआ जैसे कि ऐसा मतलब नहीं कि पूरा कंप्लीट होकर गिरा दिया गया है, नहीं। हम लोगों ने 2013 में लॉन्च किया था और 2014 में जाकर के ये पहुँच गया था। ठीक है। लॉन्च 2013 में हुआ था, ये भी याद रखना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और नॉर्वे की राजधानी के द्वारा क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पीस वाला। नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी द्वारा, बाकी सब स्वीडन के द्वारा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये आपको आज बताना है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत के 17वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और ग्रुप D के लिए साइंस लाना है कि नहीं लाना है, कितने बजे से लाना है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।